प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि 140 करोड़ की आबादी में 50% जिसका हिस्सा है वो मातृशक्ति को सच अर्थ में सम्मानित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो संविधान संशोधन है, ये संविधान संशोधन जैसे ही दोनों सदन सबके सहयोग से पारित करते हैं, उसके साथ ही देश की लोकसभा, देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 स्थान मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाए। इसलिए ये बिल के अंदर अनुच्छेद 239 ए जो दिल्ली की विधानसभा से संबंधित है, उसमें बदलाव लेकर मेरे साथी मंत्री मेघवाल जी आए हैं। नया अनुच्छेद 330 ए जो लोकसभा में 1/3 मातृशक्ति का आरक्षण करेगा। नया अनुच्छेद 332 ए जो राज्यों की विधानसभा में 1/3 मातृशक्ति का आरक्षण करेगा। और इसके साथ साथ एससी और एसटी वर्ग के लिए जितनी भी सीटें रिजर्व है, उसमें भी 1/3 सीटें मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ महिलाओं के अधिकार की एक लंबी लड़ाई का अंत हो जाएगा और जिसकी कल्पना इस G20 की बैठक में सम्माननीय नरेंद्र भाई ने समग्र विश्व के सामने रखी, वुमन लेड डेवलपमेंट, उसके नए युग के श्री गणेश इसी बिल से होने जा रहे हैं। क्योंकि अब इस देश की माता, इस देश की मातृशक्ति, इस देश की बेटी न केवल नीतियों के अंदर अपना हिस्सा पाएगी, नीति निर्धारण करने में भी अपने पद को सुरक्षित कर पाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण, माननीय अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। फिर से सुनिए, मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी सिद्धांत के लिए किसी व्यक्ति या संस्था इसका आकलन करना है कि सिद्धांत के प्रति मान्यता कितनी दृढ़ है, तो कोई एक घटना, कोई एक कदम से नहीं बनाया जा सकता। महोदय, they say success has many fathers and failure has none. और इसीलिए कल जब ये प्रस्ताव सदन में आया तो कुछ लोगों ने कहा हमारा बिल है, कुछ लोगों ने कहा हमने चिट्ठी लिखी, कुछ लोगों ने कहा कि ये पूरा का पूरा संवैधानिक निर्माण हमारा था। आज ऐसी एक सम्मानित नेत्री ने सदन में अपना वक्तव्य रखा, लेकिन उनका मैं एक विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूं कि 2 विषयों पर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्पष्टीकरण दिया है।
हमको बार बार बतलाया जाता कि एक विशेष परिवार ने 73rd 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पारित करवाया। आज मैं आभार वंदन करती हूं कि पहली बार स्पष्टता हुई इस सदन में उनके द्वारा कि ये पुण्य काम पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया, जिनके मरणोपरांत उनके ही पार्टी के हेडक्वार्टर में उनको नमन करने का मौका नहीं दिया गया। दूसरा, ये कथन कि अभी क्यों नहीं और ये वक्त हमारा बिल है तो अभी करिए। तो महोदय, ये उस बिल की प्रति है जिनको वो हमारा कहते हैं। उसमें अगर आप दूसरे पृष्ठ पे 2B और 3B पढ़ें, और ये वो है जो कांग्रेस पार्टी कहती है यूपीए की सरकार में राज्यसभा में पारित हुआ और फिर लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। अगर आप इस पृष्ठ पर ये दोनों छंद पढ़ें तो यूपीए, जिसकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, उन्होंने कहा है नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द 3rd जनरल इलेक्शंस। 3B पढ़ें तो उन्होंने कहा, प्रस्ताव दिया, नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन इन द 3rd जनरल इलेक्शन। अर्थात आज की सरकार जब यह अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर इस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव यह था 2B और 3B में कि नो सीट शैल बी रिजर्व्ड for women in SC STs in the 3rd general election, no seat shall be reserved for women in the 3rd general election। कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। फिर इनका ये वक्तव्य कि आप अभी क्यों नहीं कराते। महोदय, हम जानते हैं कि संविधान को छिन्न भिन्न करना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, लेकिन आज अगर आप इसी गरिमामय संविधान के अनुच्छेद 82 को पढ़ें, 82, ये किताब नहीं है संविधान का मेरे हाथों में, तो आपके लिए किताब होगी, हमारे लिए पूजनीय है, संविधान है ये। आर्टिकल 82, और आपकी अनुमति से पढ़ना चाहती हूं। Upon the completion of each census, allocation of seats in the House of the People to the states and division of each state into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine, provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published। तो क्या ये विपक्ष के नेताओं का मत है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया इंगित है संविधान में, उसकी अवहेलना हो? Should we not abide by the Constitution? Is that the position taken by leaders of the opposition parties? That is my humble suggestion and submission. इस चर्चा में
करीब 60 माननीय सांसदों ने भाग लिया। श्रीमती सोनिया गांधी जी से लेकर के देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तक 60 माननीय सांसदों ने इसमें भाग लिया और बहुत सकारात्मक सुझाव भी आए और इन सुझावों के आधार पर जो कुछ विषय रह गए थे उनके द्वारा मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। जैसे एक विषय अधिकतर चर्चा में आया, दिन भर से आ रहा है कि हमारी रैंकिंग महिला प्रतिनिधित्व में कम है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के डेटा के अनुसार विश्व भर में नेशनल लेजिस्लेटिव बॉडीज में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 24% है, 24%। अभी भारत की लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15%, 15.1% है। इस नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने के पश्चात हम ग्लोबल एवरेज से ऊपर उठकर 33% महिला भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो ही हमारा रैंक भी बढ़ेगी, हमारी रैंक भी सुधरेगी। इसलिए करीब करीब सभी समर्थन भी किया है। कुछ लोगों ने इसको पॉलिटिकल रंग देने का प्रयास किया, उसके लिए माननीय गृह मंत्री जी ने अधिकतर जवाब दिया। एक दो बिंदुओं का मैं भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये G20 में भी तय हुआ और प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सोच भी है कि वुमेन डेवलपमेंट से हमें वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ तेजी से बढ़ना है और इसी कड़ी का ये बिल है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। सोनिया जी ने अपने पूरे भाषण में न गीता मुखर्जी का जिक्र किया न सुषराज का जिक्र किया। यह किस तरह की राजनीति है? अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं कि हमारा बिल है। यह बिल आपका नहीं है। आप जो बिल लेकर आए वो गलत बिल है और यदि इसके लिए किसी ने आंदोलन किया तो वो गीता मुखर्जी है, वो सुषमा स्वराज है। आपने ये नहीं बोलकर इस महिला बिल में भी राजनीति करने की कोशिश की और आज का पूरा क्रेडिट जो जीता वो सिकंदर, जो गोल मारता है, यहां बंगाल के लोग बैठे हुए हैं, जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल मारा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी गोल मारने को तैयार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बिल है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल है। आपको ये मानना पड़ेगा। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाए जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, OBCs की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। Upon the completion of each census, allocation of seats in the House of the People to the states and division of each state into territorial constituencies
shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine, provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published. तो क्या ये विपक्ष के नेताओं का मत है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया इंगित है संविधान में उसकी अवहेलना हो? Should we not abide by the Constitution? Is that the position taken by leaders of the opposition parties? India ranks 141 out of 193 countries, falling in women's representation, falling behind our neighbors like Pakistan, Bangladesh and Nepal. How long should we wait to see this bill being implemented? It can be easily be implemented in the coming elections, the parliamentary elections. This bill, you should understand, is not a reservation, but an act of removing bias and injustice. अगर सरकार इस बिल को पेश नहीं करती तो आप कहते हैं कि आप तो महिला विरोधी, आप तो महिला की चिंता नहीं करते, आप महिला के प्रतिवादा पूरा नहीं करते। और जब सरकार बिल ले आई है तो आप कहते हैं कि अभी 2024 के आप चुनाव को देखकर लाए हैं, चुनाव में इसका फायदा नहीं मिलेगा। अध्यक्ष जी, हर फैसला संसद में बैठकर किसी चुनाव को देखकर नहीं किया जा सकता। आज हमने एक अच्छी शुरुआत की है, हमने एक अच्छी पहल की है और इसे अगर हमें अंजाम तक पहुंचाना है तो इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन हमें करना पड़ेगा। सर, लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। 13 साल से यह बिल अटका हुआ था सर, और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है भाजपा की सरकार को, और इस 1 दशक में जब लगभग पूरा होने जा रहा है तब इस सरकार को महिलाओं की याद आई है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर 1952 से लेकर आज तक चुनाव हुआ, कभी किसी ने राज्यसभा में रिजर्वेशन की बात नहीं की, विधान परिषद में बात नहीं की। आज भी राज्यसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है। आप कौन सी नई बात केवल पॉलिटिकल एंगल के लिए ले आते हैं? आपने जब नहीं किया, जब तक आज तक जो है भारत के संविधान में यह कहा गया कि राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, विधान परिषद में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाती है तो आप कहते हैं राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में रिजर्वेशन नहीं है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। यूपीए जिसकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, उन्होंने कहा है नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द 3rd जनरल इलेक्शन। अर्थात आज की सरकार जब यह अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर इस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव यह था 2B और 3B में कि नो सीट शैल बी रिजर्व्ड for women in SC/STs in the 3rd general election, no seat shall be reserved for women in the 3rd general election.
कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। Hello Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. My leader Mamata Banerjee has implemented 40% in the state of West Bengal from All India Trinamool Congress. We are representing here. So I would like to quote the famous boxer Cassius Clay, who said, "Catch me if you can. Catch me if you can, all of the political parties here. Catch Mamata Banerjee and AITC and make it 40%, not 33%, because we in Trinamool Congress get that much respect of being here in great number and also in the state assembly." Yes, sir, every word spoken is a part of the parliamentary document. We should not mislead the House. When Kakuri Dassidar was making statement, she made a very serious allegation which is completely misleading. She said that ISRO scientists are not getting regular salaries. The ISRO scientists themselves, including some of the scientists who have retired and who are regularly in touch and supporting the ISRO, have clearly said that every regular employees, including those who are pensioners, are getting regular on-time salaries and pensions. And the women scientists of the ISRO have made special mention that Prime Minister Narendra Modi has given the best support to the ISRO and they have made the country proud. 26 पार्टियों का जो INDI ये बना है, उसका पैनिक रिएक्शन, उसके पैनिक रिएक्शन में इन्होंने ये बिल लाया। इनकी कोई मंशा नहीं है। ये जुमला है, सबसे बड़ा 2024 का चुनावी जुमला है।